ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की मेहमान है तराना हुसैन ख़ान। तराना का तारुफ़ ख़ासा लंबा चौड़ा है, लेकिन मुख्तसर तौर पर यह कि डॉक्टर तराना हुसैन is a writer and cultural historian. Her writings on the oral history, culture, and famed cuisine of princely state of Rampur have appeared in prominent publications. She hosts and curates a website on Rampur culture and oral history, and um, she has authored many bestsellers, Dekh to Dastakhan, Qissas and recipes from Rampur cuisine, and The Begum and the Dastan. Her first book, I'm Not a Bimbek, was published in 2015, and its sequel, Cyber Bullied, was published in 2020. Assalamu alaikum Tarana, Khush Amdeed, and thank you for accepting my request. वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ मुझे बुलाने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने एएमयू के साथियों के साथ मुखातिब हूँ। Tarana, about your background, जहाँ तक मुझे पता है वो ये कि your grandfather was the chief engineer of the state of Rampur और later settled in अलीगढ़। उसके बाद आपकी तालीम भी एएमयू से हुई, तो अपने इस तालीमी सफ़र के बारे में मुख्तसर तौर पर हमारे साथ शेयर कीजिए। ना सिर्फ मेरे नाना बल्कि मेरे वालिद और वालदा दोनों ही एएमयू के हैं। मेरे वालिद ने इंजीनियरिंग करी, मेरी वालदा डॉक्टर हैं। और मेरा एएमयू का सफ़र जो है वो मेरे क्लास 10 से, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी करा, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, और फिर एमबीए करा। तो ये बहुत ही अहम साल थे, और मैं ये कह के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एएमयू ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया अपने ऊपर, और इतना कुछ दिया है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। टीचर्स जो मेरे साथी थे उन्होंने इतना ज़्यादा मोहब्बत, और मैं मेरी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एएमयू, जिसे मैं कहना चाहूँगी। जी, ये फीलिंग मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो है हम लोगों के अंदर कॉमन है। वी ओ अ जी लॉट टू जी आवर अल्मा मैटर। तो तराना, हम इस किताब की बात करते हैं। आपकी किताब जो मैंने बाकायदगी से कवर टू कवर पढ़ी है, और अम, शुक्रिया। उसका जो है वो बेगम एंड द दास्तान, इसके बारे में यू से दैट दिस बुक इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एंड ओरल हिस्ट्री. So what was your inspiration to tell this story of Nawab Shams and Firoza Begum? Is it because Firoza Begum was ancestrally related to your family? The inspiration of the story was actually because we had been hearing about her story since we were very young, Mm. and because I got married in a Rampur family, also an AMU family. Mm. तो इस वजह से ये कहानी बार बार सामने आती थी, ये वाली कहानी। और मैं अक्सर सोचा करती थी इसके बारे में कि भाई फिरोज़ा बेगम ने किस तरह से वो सब चीज़ें बर्दाश्त करी होंगी, और किस तरह उनकी स्पिरिट जो थी। सब लोग ये बहुत अप्रिशिएट करते थे कि शी वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, शी वाज नॉट अफ्रेड ऑफ द नवाब, एंड शी just did whatever she wanted to. And what the important thing is how she actually managed to get back her revenge after so many years. Mm. And ये वो वक्त नहीं है कि विमेन्स लिब हो रहा है या कुछ। ये वो वक्त है लेट 90, मेरे साथ गलत हुआ, और जब उनके अपने फैमिली ने भी उनको अबैंडन कर दिया तो उनके पास क्या बचा, उनको वहीं पे अपनी लाइफ जीनी थी। ये पूरी स्ट्रगल जो थी, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस करेज। It was a struggle of tremendous courage and keeping your dignity under all circumstances. This was what inspired me. ये बात अलग है कि भाई वो हमारे फैमिली से रिलेशंस थे, ये था, लेकिन अगर ना भी होते तो Mm. भी ये स्टोरी ऐसी है जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करा जिसने। और जब मैंने रिसर्च शुरू करी तो रिसर्च के साथ साथ मैंने इसके इनके बारे में अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश करी, और कहाँ रहती थी, कैसा माहौल था, द होल कल्चरल सिनेरियो ऑफ रामपुर एट दैट टाइम। ये सब चीजें मालूम करके फिर रिसर्च के बाद मैंने ये कहानी लिखी। अच्छा, इस किताब में एक ट्रेजेडी का जो इमोशन है बहुत ही प्रोमिनेंट है, और फिरोजा बेगम की जो कहानी है वो
बड़ा दिल तोड़ने वाली है. It's very heartbreaking, especially when she's forced to abort her first child by the Nawab. Uh, through this book, do you convey that from royal harems to the present day modern women, nothing much has changed, especially in India? What I want to convey is that even today in modern India, especially in the small towns, women and girls have very little agency. They have very little hold over what they want to do. एंड ये मैंने खुद ऐसे एक्सपीरियंस किया कि जब मैं रामपुर लौटी हूँ 2010 में और मैंने यहाँ पे टीच करना शुरू करा, तो जो यंग लड़कियों के साथ मेरी जान पहचान हुई अपने स्टूडेंट्स के साथ, आई रियलाइज दैट वो कितनी बेबस हैं, उनको क्या करना चाहती हैं, आगे वो क्या करेंगी, इन सब चीजों में उनका अपना हिस्सा, अपना ओपिनियन बहुत ही कम मायने रखता था. That is why there was a second strain of Amira, जो कि मैंने एक फिक्शनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा है, जो आज के शेरपुर में रह रही हैं. And Sherpur is actually a fictional town. I had to make it into a fiction. So उन्होंने किस तरीके से अपने जो हालात हैं किस तरह से डील करते हैं. जैसे जब भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल के जमाने में भी, who is the person who is made to sacrifice more? It is the girl. या तो उनकी जल्दी शादी हो जाएगी, या उनसे कहा जाएगा कि भाई आप ये पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, या जो भी उनकी ख्वाहिशात है सबसे पहले उसके ऊपर लगाम लगाई जाती है. और ये आज की तारीख में भी सच है, जबकि हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, चलो एजुकेशन तो है. हाँ, एजुकेशन है, definitely there is education, but what is the agency that young women and girls have? This is what I wanted to convey by through this book also. अच्छा, तो इसमें मैंने ये देखा कि और जो कुछ मालूमात इस किताब के बारे में और आपकी कमिटमेंट के बारे में मुझे मालूम हो सकी, वो ये था कि आपने you even visited regional archives at Allahabad and even to sanatorium in Bhawali in search of old records. So again, I mean, ठीक है, एक किरदार आपको मुतासिर करता है, यानी, लेकिन ऐसे बहुत सारे किरदार हैं तारीख में और हम लोग जानते हैं, हमारे चारों तरफ ऐसे किरदार बहुत मौजूद हैं. सो व्हाई दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर के जिसको आपको लगा कि भाई इसकी कहानी जो है ये मुझे बतानी है और बताई जानी चाहिए? फिरोजा बेगम सिर्फ एक किरदार हैं जो, और उन जैसी बहुत सी औरतें थी जिन्होंने बहुत सफर करा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवाब, या इवन लेटर और इवन बिफोर. बहुत ऐसे किरदार थे, लेकिन फिरोजा बेगम का जो रिलेशनशिप हमसे और जिस तरह की ओरल हिस्ट्री उनके बारे में मौजूद थी, और क्योंकि रीजनल आर्काइव्स में भी उनके रेफरेंसेस मिले मुझे, और ये मुझे पता चला कि भाई वो सैनिटोरियम में थी, और फिर मैंने वो रिकॉर्ड्स ढूंढे. तो ये इम्पोर्टेंट था कि जब मैं ये लिख रही थी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं उस कहानी के बारे में बहुत से बहुत जानूं. थोड़ा बहुत उनके बारे में रिटन हिस्ट्री में भी आया है. So, as a sort of a historian, as a public historian, you can say, I wanted to make it a story which was real. I wanted to tell a real story. I could have, and the story that touched my heart. Writer जिस चीज को बहुत महसूस करता है उसके बारे में लिख सकता है, और इनकी कहानी जो है वो मैं कई साल से, बहुत सालों से सुन रही थी और ये मुझे टच कर रही थी. So this was very important. Then I also went through the harems of the Nawab and tried to find out where she lived, or what was the whole system, what was the ecosystem of the palace, how did people live, and then I found a diary also, which I have referred to in the book, which is a diary of a Darogan, and that made things even more clear कि किस तरह ये लोग रहते थे, क्या इन लोग के हालात थे, और क्या ऑफिशियल स्टोरीज थी फिरोजा बेगम के बारे में. एक ऑफिशियल स्टोरी थी कि भाई उन्होंने खुद ही कहा कि मैं नवाब साहब के मैं अपने शौहर को डिवोर्स करना चाहती हूँ और मैं नवाब साहब के साथ रहना चाहती हूँ. ये एक स्टोरी वहां पे फ्लोट करी, बट nobody actually believed it. Nobody actually believed it because a happily married woman who is also expecting her first child will not suddenly decide to
you know, जी जी do that. So so this is the reason why these stories and half stories and falsehoods, इन सब के से निकल के और उसके बाद फिर असल हालात क्या थे ये जाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी कहानी इतनी ज्यादा मकबूल हुई और लोगों को पसंद आई। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी कहानी में एक और किरदार है दीवानी बेगम का, जो वाकई दीवानी है या उसकी अदाकारी वो करती हैं। तो अगेन, related to my previous question, you relate this character to modern day young girls with mental illnesses who are your students in Rampur. So what's happening? Why women in India are still being deprived of their fair dues? यानी ये कहाँ जाकर रुकने वाली है चीज, या इस किस्म के जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं असरअंदाज होंगे, या इनका नोटिस लिया जाएगा और हिंदुस्तान में औरतों के हालात जो हैं वो कुछ बेहतर होंगे? जी, जो दीवानी बेगम का किरदार है वो भी एक असली कैरेक्टर थी और उनका भी किस्सा उस डायरी में है। हम्म और लोगों को मालूम भी है, लोग जानते हैं, आज आज के पुराने लोग हैं वो जानते हैं इस किस्से को, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ये तारी करा था। वो नवाब से बचने के लिए उन्होंने ये तारी करा कि भाई मैं दीवानी हो गई हूँ। हम्म लेकिन उस दीवानपन में उनको एक फ्रीडम मिली, क्योंकि लोग उनके ऊपर हंसते थे और नवाब ने भी उनको छोड़ दिया था, चलो रहो जैसे भी है। हम्म बट उस वो दीवानपन कब असलियत बन गया, क्योंकि डेफिनेटली उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी और आखिर में वो मेंटल हेल्थ कंडीशन डिटोरेट करती ही चली जाती है। जब उनको एक घबराहट होना शुरू होती है कि मैं, बिकॉज वो एक तवाइफ थी जिनको बहुत से दीवान बिल्कुल याद थे, क्योंकि उस जमाने में तवाइफें जो होती थी सबसे पढ़ी लिखी तो वही होती थी। करेक्ट तो करेक्ट। वो ये याद करने की कोशिश में पूरी अपनी दीवारों पर सारे अशार लिखती रहती थी ताकि मैं वो भूले नहीं। और हम्म वो एक डर कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, ये हम्म सब मुझसे छूट जाएगा, ये एक ऑब्सेशन सा उनका बन गया था। जहां तक आजकल के जमाने का सवाल है, बहुत सी यंग गर्ल्स हैं या इवन मैरिड वुमेन, आई हैव सीन दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। इट्स एन, आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एपिडेमिक नाउ। हम्म मतलब आपको हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स मिलेगा जिसने ये अलग अलग वक्तों पर मेंटल हेल्थ के इश्यूज को फेस करा है। ये अच्छा नहीं मानते हैं कि इसके बारे में बताया जाए या उनका इलाज भी हो, और ये हालात बदलने चाहिए। इस बीमारी का भी एक और चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा छू के गई कि नहीं, ये इसके लिए थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को कि आपको किस तरीके से लेना है इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को, हम्म। और किस तरीके से इसको छुपाने के बजाय इसको ट्रीट करने की कोशिश करनी है और सपोर्ट करना है उस पर्सन को। ये कह देना कि अरे तुम ठीक हो जाओ, अरे तुम गाना सुन लो, अरे तुम पिक्चर दिखाओ, दिस इज नॉट हाउ मेंटल हेल्थ कैन बी ट्रीटेड। सही, ठीक। अच्छा, ये अब हम एक और कैरेक्टर की बात करते हैं। इसमें एक पैरेलल कहानी चल रही है, एक दास्तान गो की। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो एक बगावती किरदार है जो अपनी दास्तान गोई के जरिए गालिबन इस चीज को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो भी बड़ी ट्रैजिक कहानी है उसकी भी। तो इस किरदार यानी ये तीन पैरेलल किरदार आप लेके चली हैं, तो इस दास्तान गो का जो किरदार है, इससे आप क्या कन्वे करना चाह रही हैं? भाई वो एक मर्द है, लेकिन वो उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो एगनी है वो समझ रहा है और उसको अपनी दास्तानों के जरिए वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लोग जो हैं दे आर इग्नोरेंट। तो आपका क्या मैसेज था? आप इस किरदार से क्या समझाना चाह रही हैं? दास्तान गो जो है वो एक स्टोरी टेलर है। और वो आप सोच, जैसे कि मेरी जबान है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है, वैसे वो लोगों को बताना चाह रहा है अपने ही। आप देख रहे हैं ये सब सहर है, ये जो जिसे कहते हैं जादूगर, जो अमीर हमजा की कहानी में जादूगर होते हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं, और वो ये आपके ऊपर जादू कर रहा है। आप सोचते हैं कि आप बहुत खुश हैं, आपके बहुत अच्छा शहर है, बट असली हकीकत ये है। This is what I wanted to convey. What is the role of a storyteller? A storyteller has to convey the truth disguised in stories,
तो ये किरदार मेरे पास बिल्कुल आखिर में आया, जब मैंने पूरी किताब लिख ली थी। मैं ये सोचती थी कि ये कहानी कैसे सिग्निफिकेंट हुई, या उस जमाने के लोग क्या सोचते थे इसके बारे में। तो उसके लिए मैंने ये दास्तान गो का किरदार, और कल्लन मिर्जा एक दास्तान गो थे जो रामपुर में रहते थे, और बहुत करीब मेरे ससुराल के बहुत करीब उनका मकान था। तो अच्छा। वो काफी मकबूल दास्तान गो थे उस जमाने के। तो वो उसका इम्पैक्ट होता है लोगों पे। लोगों को कैसे पता चला कि ये सब हो रहा है? उनको मालूम था, हल्का फुल्का सबको मालूम था, बट उनको ये बताना कि देखो अपने आसपास, उनको एक तरह से उजागर करना, ये इस कैरेक्टर का अहम रोल था। और मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि ये दास्तान क्या है, ये बस चलती चली जा रही, क्यों आ गई बीच में। पर मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा एलिमेंट, मैं मेरी पहली किताब थी जो एक एडल्ट किताब थी, तो मैंने तो बस जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो किया, जो जो तो मुझे अच्छा दिल चाहता ये था वो मैंने किया। मेरा मैं जो अगला ऑडियंस के सवाल बारे में नहीं सोच मेरा रही जो थी। सवाल था वो आपने खुद उसका जवाब पहले ही दे दिया सवाल से पहले, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा। आई आई वाज ट्राइंग टू कोरिलेट दिस कैरेक्टर। आखिर में मैंने यही कंक्लूड किया कि यानी एक पब्लिक डिस्कोर्स जो था वो इस यानी जो हरम में चल रही थी कहानी, उसको ये एक दास्तान गो जो है वो कह रहा है अपने लोगों को, जमाने में उस चीज को बता रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है। सो दिस इज व्हाट आई कंक्लूडेड। तो अब तराना बात करते हैं आपकी एक दूसरी किताब की, देख टू दस्तर खान, योर अदर पैशन, रामपुरी कुजीन। तो आप ये कहती हैं कि अ बॉल ऑफ खिचड़ी मेड विद उड़द दाल चावल सोर्स फ्रॉम बिटन भाई's shop at Abdullah Hall in AMU was your first introduction to Rampuri cuisine. And then how did this develop into a passion? मतलब खिचड़ी से जो है वो फिर आप एक किताब तक कैसे पहुंचे? अ, खिचड़ी तो हमारे, क्योंकि हमारा तो फैमिली रामपुर की ही थी, हालांकि अलीगढ़ में सेटल थी, लेकिन उड़द की दाल की खिचड़ी जो थी वो पूरे जाड़ों भर हम लोग को खाना होता था। और वो मूली का अचार, और जो हमारे एएमयू के साथी रामपुर से हैं वो, या इस पूरे बेल्ट से, वो जान सकते हैं कि खिचड़ी कितनी अहम होती है। तो जाहिर है जब मैं हॉस्टलर्स रामपुर में, हॉस्टलर्स खास तौर से ताहिरी और खिचड़ी। हाँ, सिंपलेस्ट ऑफ डिश, जी। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस खिचड़ी की ये है कि सबसे सिंपल डिश है। रामपुर में तो सिर्फ उबाली जाती है अदरक और मिर्च नमक के साथ, हम्म, लेकिन उसके साथ जो लवाजमात होते हैं वो दावत की शक्ल भी ले लेती हैं। वो हम्म, एक सॉर्ट ऑफ एन इनफॉर्मेलिटी और ब्रदरहुड, क्लोजनेस भी दिखाती है। जी। ये एक ऐसी डिश है जो कि एक बहुत ही प्लेबियन डिश है, आम तौर पे हर छोटे से छोटे घर में आपको मिलेगी, लेकिन ये वो डिश है जो कि नवाबों की भी बहुत फेवरेट थी। अच्छा। So it is a dish that bridges that gap between the social gap. हम्म, हर आदमी कोई चटनी से खा रहा है, कोई अचार से खा रहा है, कोई उसके साथ गोभी गोश्त से खा रहा है। तो ये खिचड़ी आई थिंक इज समथिंग दैट इज ट्रूली रामपुरी, बिकॉज आपने सुना होगा मूंग दाल खिचड़ी, लोग उड़द दाल खिचड़ी इस बेल्ट के अलावा खाते नहीं है, जी। क्योंकि उड़द दाल यहाँ पे उगती थी। और हम्म, तिलक चंदन के चावल जो एक हाईली एरोमेटिक राइस है इस रीजन की, तो वो हम्म, ताजे ताजे हार्वेस्ट होते हैं जाड़े में, और उस ताजे हार्वेस्टेड दाल और चावल का मजा ही अलग होता है। सही। तो इसलिए फिर रामपुर फूड जो है वो, हालांकि बचपन से खाया था, और ज्यादा मुझे खाने का और पकाने का बिल्कुल ही शौक नहीं था। लेकिन क्योंकि आप जब खाने की आपको आदत हो जाती है, तो आपकी ऑलरेडी टेस्ट बड्स जो हैं वो यूज टू हो जाती हैं, सही। और डिसर्न कर सकती हैं कि हाँ ये मजा अच्छा है ये नहीं है। मैं मुझे बहुत बल्कि ये पूरी जर्नी में जब मैंने रिसर्च करना शुरू करी रामपुर क्विजीन पे, ट्रांसलेशन शुरू करे पुरानी रेसिपी बुक्स के, हम्म। तो और उसको पकाने की कोशिश करना शुरू करी, तो वो धीरे धीरे ये चीज इतनी ज्यादा मेरे पार्ट ऑफ शऊर माय में रिसर्च, शऊर में आ हाँ गई। बिल्कुल, शोर में आ गई। और मुझे ये अंदाजा हुआ कि नहीं, मेरे अंदर एक रामपुरी बैठा है जो कि जिसको मालूम है कि खाना अच्छा क्या होता है और क्या नहीं होता है। चलिए, चलिए, ये अच्छा लगा ये सुनकर, इसलिए कि हम लोग तो जब। दिस वाज माय पर्सनल जर्नी आल्सो। अच्छा, अच्छा। तो इसमें जो है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट है इस किताब में कि
you associate pulao with mourning and also associate culinary practices with spirituality or emotions. तो ये यानी how would you elaborate this? मैं जब ये किताब लिख रही थी, पहले तो मैंने आर्टिकल्स ही लिखे, और हम्म, वो आर्टिकल, जैसे मैंने पुलाव पे आर्टिकल लिखा, पुलाव इज समथिंग जो कि रामपुर में आप हमेशा देखेंगे कि जनाजे के बाद ऐसा होता है कि भाई पुलाव की देहें आ गई, क्योंकि ये एक वन डिश मील है, और बहुत से लोग होते हैं, आप या फिर वो कोरमा रोटी टाइप की चीज कुछ लोग वो भी करवाते हैं, बट जनरली पुलाव, इमिडिएटली पुलाव आ गया, और लोगों को इससे पहले कि दफन के बाद लोगों को कुछ खिला के भेजना, कहीं दूर दूर से लोग आए होते हैं, हम्म, ये बेसिक आइडिया होता है। तो वो एक एसोसिएशन मेरा पुलाव, और हालांकि पुलाव इज ऑल्सो अ डिश फॉर वेडिंग्स, बट जी, ये जी, ये पुलाव के साथ मॉर्निंग और फातिहा, हमारे यहाँ जो फातिहा होती है उसका एसोसिएशन जो था वो शुरू से था। जब ये किताब में लिख रही थी, मैंने रियलाइज किया कि हर खाना जो है उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है मेरे दिमाग में, और मेरे ख्याल से हर एक के दिमाग में। आपने कभी कोई खीर खाई होगी और वो ओकेजन आपको याद होगा, वो क्या ओकेजन था, या यू नो द मेमोरीज ऑलवेज आर एसोसिएटेड विद इमोशंस, एंड फूड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इमोशन। तो ये फूड इमोशंस के बारे में किताब है, फूड हम्म, हिस्ट्री एंड फूड इमोशंस। So I thought it was an interesting take on food, और पसंद करी लोगों ने, ये भी बहुत अच्छी दिस बात इज है। इंटरेस्टिंग टू नो, इसलिए कि हाँ, बिल्कुल, अब जब आपसे बात हो रही है तो ये चीज कोरिलेट हो रही है कि शबरात और हलवा दोनों सिनोनिमस, जी और फिरनी के भी कुछ मखसूस वो हुआ करते थे। सो दिस इज, यस, दिस इज रेलेवेंट। और एक थोड़ी सी झगड़े वाली हम बात करते हैं आपसे कि मैंने अभी एक प्रोग्राम किया था, अपनी एक और मेरी दोस्त हैं शीबा इकबाल जयराजपुरी, तो वो जो है वो अवधी कुजीन की एम्बेसडर है और उसको प्रमोट करती हैं। और जैसे आप और मेनी अदर रामपुरीज बिलीव दैट रामपुरी cuisine is several notches above over aromatic Awadhi cuisine or the opulent Mughlai cuisine. So what makes you believe so? शिवा तो मेरे साथ ही की हैं, और अच्छा, मेरी बहुत अजीज दोस्त भी हैं अच्छा, जी। अच्छा। और उनका मैं क्या मुकाबला करूं, वो तो इतनी अच्छा खाना पकाती हैं, और मैं तो बिल्कुल कुकिंग बहुत ही अब पकाने लगी हूँ, इतना मुझे शऊर नहीं है। लेकिन जहां तक आप क्विजीन्स के हिस्ट्री देखें, क्योंकि क्विजीन्स की हिस्ट्री मैं पढ़ती हूँ, तो एक क्विजीन ये अवधी मुगलई और रामपुरी क्विजीन, इनका एक अमलगमेशन चल रहा था, हम्म, क्योंकि अवध जो था वो खत्म हो गया 1857 के बाद, मुगलिया सल्तनत भी 1857 के बाद खत्म हो गई। तो ये जी, सारे जो कुक्स थे वो सब रामपुर आए, बिकॉज दैट वाज द क्लोजेस्ट एंड इन हम्म, बिटवीन। हम्म, और यहाँ पे एक जो अमलगमेशन चला, हम्म, अवधी खान सामे ही थे रामपुरी खान सामों के साथ मिलके, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स बिल्कुल अलग है। तो जैसे आप कह रहे हैं कौन सा अच्छा होता है, ये हमारा ओपिनियन है कि हमें बहुत ज्यादा खुशबुएं नहीं पसंद, जैसे हम्म, केवड़े की तेज खुशबू हमको नहीं पसंद, रामपुर में लोग पसंद नहीं करते हैं, या 30 मसाले कबाबों में, ये नहीं हम लोग, क्योंकि मे बी बिकॉज इट्स, और हम लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं, कपल थे बहुत ही बेसिक। मेरी किताब में ये वो रेसिपीज हैं जो आजकल खाई जाती हैं, आप देखेंगे बहुत ज्यादा मसाले नहीं है, बहुत ही सिंपल टेस्ट, हम लोग बहुत ज्यादा टेस्ट में सिंपल रखना चाहते हैं, और सिंपल एंड फ्रॉम द हार्ट, दैट्स व्हाट रामपुरीज आर। देयर इज नो फ्लफ, देयर इज नो ब्यूटिफिकेशन अराउंड। सो आई थिंक वही कुजीन का हाल है हमारा, कि हमें सिंपल, ये अपने अपने जौक की बात है। और जी, भाई अवधी कुजीन से हम हमारे कुजीन इंस्पायर हुई है डेफिनेटली, हम्म, बट अपने तरीके से हमने उसको बनाया। करेक्ट, ओके। अच्छा, फिर ये बताइए कि अब कौन सी किताब आप लिख रही हैं? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मुझे अभी आपसे गुफ्तगू के दौरान पता चला कि विलायत में हैं आप। क्या रिसर्च परस्यू कर रही हैं? यू आर ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी अ डॉक्टरेट, इस वक्त तो मैं एक रिसर्च फेलो, एक फैकल्टी पोजीशन है यूनिवर्सिटी ऑफ शिप। तो इस सिलसिले में ये इस प्रोजेक्ट के तहत मुझे रिसर्च फेलोशिप मिली है, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड की मेंबर बन गई हूँ। फिलहाल हम लोग एक तो मेरी एक एंथोलॉजी है और फूड राइटिंग, एक तो हम लोगों ने इसी प्रोजेक्ट के दौरान लिखी थी देसी डेलिकेसीज करके, जी, और एक उसका सीक्वल है फॉरगॉटन फूड्स।
फूड्स ऑफ मुस्लिम साउथ एशिया, ये जो मैंने एडिट करी है अपने पीआई के साथ, अपने जो बॉस से जिसे कहेंगे आप, या अपने फेलो रिसर्चर्स के साथ। जी तो वो नेक्स्ट है। और उसके अलावा रामपुर की जो एयरलूम रेसिपीज हैं, और रामपुर इटसेल्फ एंड हिस्ट्री ऑफ रामपुर इटसेल्फ, ये किताब मेरी अभी लिखी जा रही है। एक हिस्टोरिकल फिक्शन भी है जो मैंने लिखा है, अगेन बेस्ड इन रामपुर। आई थिंक I am all about Rampur now. So, so that is next coming up. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। तराना, आपने पहले ही, मेरा आखिरी सवाल अमूमन अपने मेहमानों से ही होता है कि उनकी शख्सियत में उनके एल्मा मैटर का क्या रोल रहा है। और मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम की शुरुआत में हम लोगों ने इस बात पे म्यूचुअली एग्री किया है कि जितने अलीग्स हैं वो सब इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली एक्नॉलेज करते हैं कि उनके एल्मा मैटर का एक बहुत अहम उनकी शख्सियत में रोल रहा है। तो आई बिलीव यू ऑल्सो बिलीव इन दैट। और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर बुक्स एंड अदर एंडेवर्स। ऑल द वेरी बेस्ट और शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों को भी अच्छा लगेगा हमारी गुफ्तगू। इंशाल्लाह 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 फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया इंशाल्लाह। बहुत बहुत। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।